नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गुरु मंत्र, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आते हैं हमारे पास एक गुरु। और आज का जो विषय है वह है भारतीय संस्कृति में आर्थिक चिंतन। और हमारे आमंत्रित गुरु हैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल, जो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं और साथ में आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। गौरव साहब नमस्कार। नमस्कार। स्वागत। नमस्कार सर, भारतीय संस्कृति का आर्थिक चिंतन और उसकी क्या भूमिका है उसमें? सर, भारतीय संस्कृति के आर्थिक चिंतन के विषय में पूछने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्योंकि ऐसा सवाल पूछने वाले अब बड़े कम लोग बचे हैं। ज़्यादातर लोग जो चिंतन की बात करते हैं, जो एडवाइस की बात करते हैं, वो पश्चिमी चिंतन से आता है। आपने ऐसा सवाल पूछा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति का स्पष्ट चिंतन का एक उदाहरण पेश करके, उदाहरण है कि 17वीं शताब्दी से पहले 2000 वर्षों में भारत का अंतर्देशीय व्यापार जो है वो लगभग 17 से 25% तक का बना रहा। ये क्या बताता है? ये स्पष्ट तौर पे बता देता है कि भारतीय संस्कृति का आर्थिक चिंतन किस तरह से सुदृढ़ है। 17 से 25% तक का केवल एक देश का व्यापार। तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा है कि भारत में आर्थिक चिंतन स्पष्ट तौर पे बहुत महत्वपूर्ण रहा। दूसरा, भारत में हमेशा आक्रांता आते रहे और उसके बाद भी भारत बना रहा, चाहे वो तुर्क हों, चाहे वो मुगल हों, अंग्रेज हों, फ्रांसीसी हों या कोई अन्य। ये भी आपको स्पष्ट तौर पे बता देता है कि कोई किसी को अगर लूटने के लिए आ रहा था, इसका मतलब कि उसकी आर्थिक प्रणाली बहुत सुदृढ़ है, उसके पास धन संपदा बहुत अधिक मात्रा में है। क्योंकि गरीब को तो कोई लूटने के लिए नहीं जाता, या हम कभी किसी को लूटने के लिए गए हों, इतिहास में आपको ऐसा कोई उदाहरण मिलता हो, ऐसा मुझे देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। तो इन दोनों उदाहरणों से केवल मैं आपको अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति में आर्थिक चिंतन अंतर्निहित है। दूसरी एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि 17वीं शताब्दी के आसपास, 17वीं 18वीं शताब्दी में भारत के पास 40,000 मर्चेंट शिप थे, मतलब मालवाहक जहाज, जो पूरी दुनिया में और किसी के पास इतने इसके आधे भी मौजूद नहीं थे। ये क्लियर इंदेशा देता है कि किस तरह से हम भारत का सामान बाहर बेचते थे और बाहर से सामान भारत में आता था। तो ये भी उसकी आर्थिक प्रणाली का एक चित्रण है। एक राइटर हुए हैं, उनका नाम है पॉल कैनेडी। पॉल कैनेडी ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट इकोनॉमीज, और उनमें उन्होंने बताया है कि भारत और चीन ही इसी प्रकार के देश हैं जिनकी इनकम कभी विश्व व्यापार में 25% से ज़्यादा गई है, और बाद में जब भारत में अंग्रेज़ों का कार्यकाल रहा, या अंग्रेज़ों का समय रहा आप कह सकते हैं, तब 1% हो गई। इसका मतलब अंग्रेज़ों के समय से पहले भारत में व्यापार बहुत सुदृढ़ अवस्था में था। 17 से 20% का हम व्यापार किया करते थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पर भारत में अंग्रेजों के कारण स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि विश्व व्यापार 1947 तक घटते घटते 1% तक का रह गया। तो आप इस बात से भी कह सकते हैं कि भारत का आर्थिक जो सुदृढ़ता है वो रही, पर विदेशी आक्रांताओं की वजह से हमारी आर्थिक प्रणाली जो है काफ़ी हद तक टूट गई है। काफ़ी चीज़ों में हमें पश्चिमी संस्कृति का हम जा रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति, लेकिन भारत की आर्थिक चिंतन और पश्चिमी संस्कृति का आर्थिक चिंतन दोनों में क्या भेद है? बहुत बड़ा भेद है। मैं आपको कहूँ, एक ही शब्द में कहूँ, कम भेद नहीं है, बहुत बड़ा भेद है। शुरुआत करते हैं। भारत की जो आर्थिक संस्कृति है वो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबको एक साथ साधती है। भारत में सबको महत्व दिया गया है। शरीर को महत्व दिया गया है, मन को भी महत्व दिया गया है, बुद्धि को भी महत्व दिया गया है, आत्मा को भी महत्व दिया गया है। और उसके आधार इसके लिए एक शब्द प्रयोग में लेकर आना चाहूँगा, पुरुषार्थ चतुष्टय, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की नीति पर आधारित है। और इसके विपरीत अगर आप पश्चिमी चिंतन देखेंगे
तो वो अधूरा चिंतन है। पश्चिमी चिंतन केवल दो के ऊपर आधारित है, अर्थ और काम, यानी कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन। और जबकि भारत का चिंतन किस बात के ऊपर आधारित है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी कि चार पहियों पे चलने वाला चिंतन है। जो चार पहियों पे चलने वाला चिंतन है वो सदा जीवित रहेगा, जबकि जो दो पहियों पे चलने वाला चिंतन है वो अक्सर लड़खड़ाता रहेगा या उसके गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है। भारत का चिंतन इतना उत्कृष्ट है कि हम धर्म और अर्थ को साथ साथ लेकर चलते हैं, अर्थाचार और सदाचार को भी साथ साथ लेकर चलते हैं, संस्कृति और समृद्धि को भी साथ साथ लेकर चलते हैं। जबकि जो पश्चिम का चिंतन है वो निहायत और नितांत व्यक्तिवादी चिंतन है। मैं खाऊं, मैं कमाऊं, मैं कंजम्पशन करूं, जो मैं शब्द है उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय चिंतन ऐसा चिंतन नहीं है। भारतीय चिंतन सबके विषय में सोचता है, पूरे राष्ट्र के विषय में सोचता है, बच्चों के विषय में सोचता है, वृद्धों के विषय में सोचता है, समाज के विषय में सोचता है, वातावरण के विषय में सोचता है, नदियों के विषय में सोचता है, पहाड़ों के विषय में सोचता है। तो इस प्रकार का उत्कृष्ट आर्थिक चिंतन है। एक उदाहरण आपको और देना चाहूंगा। कई बार इस बात से लोग गलत समझ जाते हैं कि जो भारतीय चिंतन है वो नितायंत इस प्रकार का चिंतन है कि जिसमें टोने टोटके, जादू, आध्यात्मिकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय चिंतन एक उत्कृष्ट चिंतन है और पश्चिम से बिल्कुल अलग है। अब वैक्सीन का उदाहरण देकर आपको सिद्ध करने की कोशिश करूंगा। भारत किस प्रकार का देश है? एक विकासशील राष्ट्र। एक राष्ट्र वैक्सीन बना लेता है मात्र 1 वर्ष में और सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। उस समय हमारे महान यूरोपीय राष्ट्र कहां थे? वो अपना घड़ा बढ़ने के फेवर में रहे। वसुधैव कुटुंबकम भावना हमारे अंदर है। वो भावना भी है। और हमने भारत के विषय में चेता भी दिया है कि जब भारत एक विकसित, अभी तो हमारी बात केवल विकासशील राष्ट्र तक है, कि भारत जब विकासशील राष्ट्र होकर इतना कर सकता है विश्व के लिए कि स्वयं का भी भला करे, दूसरे का भी भला करे, तो जब वो विकसित राष्ट्र बनेगा तो कितना हद तक पूरे विश्व का अपनी आर्थिक प्रणाली, अपनी आर्थिक चिंतन से भला कर पाने में सक्षम हो पाएगा। जो भारतीय संस्कृति का, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसका आर्थिक चिंतन क्या विश्व स्तर पर कहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है? मेरा एक कहना है कि मैं एक छोटे से उदाहरण से इस बात को भी आपको कहूँगा कि कहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपने देखा होगा कि 2015 के बाद योग और आयुर्वेद को विश्व स्तर पर मान्यता मिलनी शुरू हो गई है। आज की तारीख में अगर आप अमेरिका जैसे देश में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की इंडस्ट्री केवल योग की इंडस्ट्री बन गई है जी। अब स्वास्थ्य सेवा पर विश्व का बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। तो भारत का ये आर्थिक विचार शुरू से रहा, ये आर्थिक विचार है। लोगों को लगता है ये सामाजिक विचार है, ये आर्थिक विचार है कि व्यक्ति का 2 तरीके हैं, एक प्रिवेंशन, दूसरा क्योर। जो पूरी की पूरी पश्चिमी सभ्यता है वो क्योर के ऊपर आधारित है, यानी कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, हम आपका इलाज करेंगे, ठीक कर देंगे। भारत का चिंतन अलग है, भारत की आर्थिक प्रणाली अलग है। भारत की सोच ये कहती है कि व्यक्ति बीमार ही क्यों पड़े, अगर वो योग का साथ लेता है, अगर वो प्राकृतिक चिकित्सा का साथ लेता है, अगर वो थोड़ा बहुत आयुर्वेद का साथ लेता है, तो भारत में व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार नहीं पड़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी, इफ़िशेंसी बनी रहेगी, लंबे समय तक व्यक्ति काम कर सकता है, 70 वर्ष तक, 75, 80 वर्ष तक काम कर सकता है। तो भारत में आप सोच सकते हैं कि किस हद तक का प्रोडक्शन हो सकता है, यानी कि जो काम जापान या जो काम अमेरिका नहीं कर पा रहे वो भी काम हम कर सकते हैं। तो ये भारत का एक उदाहरण है कि योग के माध्यम से हमने दर्शाया है कि भारतीय आर्थिक चिंतन प्रणाली हर जगह आपको दृष्टिगोचर होती है। दूसरी बात रहती है वैक्सीन का। मैं एक बार दोबारा से आपको कहना चाहूँगा कि हमने वैक्सीन को बहुत उच्च स्तर तक बना लिया है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब होगा विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं वैक्सीन बनाने के लिए, और हम 800 करोड़ लोगों को भी वैक्सीन बनाकर देने में बहुत हद तक सक्षम हो जाएंगे। ये दूसरा उदाहरण है हमारा कि किस प्रकार से भारत वैक्सीन बनाकर अपने देश की आर्थिक समृद्धि को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और साथ साथ विश्व की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी साथ साथ ही सॉर्ट आउट कर रखा है। मैंने आपसे
पहले भी कहा था कि भारत का चिंतन एकाकी चिंतन नहीं है। भारत केवल अपने विषय में नहीं सोचता, बल्कि भारत की जो सोच है वो विश्वव्यापी सोच है, वो विश्व के विषय में सोचता है। एक बात मैं और आपसे कहूँगा कि जो पश्चिमी चिंतन है, जो अमेरिकन चिंतन है या जो बाकी लोगों का चिंतन है, वो अपने विषय में सोचते हैं। भारत ने अभी साउथ ग्लोब के बारे में प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। साउथ ग्लोब वो जगह है जहाँ की 75% 80% आबादी जो है वो गरीबी का जीवन जी रही है, जबकि नॉर्थ में ऐसा नहीं है। तो ये सवाल पहले भी तो उठ सकता था, ये सवाल पहले नहीं उठा। ये सवाल उठाने वाला देश कौन सा है? विकासशील देश है। परंतु विकसित देश भी इस बात को अब मानने लगे हैं कि जब तक आप समस्त देशों का विकास नहीं कर पाएंगे तो धरती का विकास संभव नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर आप दूसरे का विकास नहीं करेंगे तो उनका अपना स्वयं का विकास भी धीरे धीरे करके धरातल पर आ जाएगा। तो ये जो सोच है, जो बढ़िया सोच है, ये भारत ने सबके समक्ष रखती है। आज़ादी के 75 साल तक हम आर्थिक स्थिति में यहाँ आ गए। 2047 में हम 100 साल मनाएंगे अपनी आज़ादी के। उस समय पर हम भारतीय संस्कृति में आर्थिक दृष्टि से कहाँ पहुँच जाएंगे? देखिए, वैसे तो आंकड़ों से जग जाहिर है, पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि 2047 में भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। जो मेरा अपना आकलन कहता है कि वो लगभग $35 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी। इसका मतलब यह है कि अगर भारत की इकॉनमी को मैं आज लगभग 3.5 ट्रिलियन की इकॉनमी मान लूँ, तो उस टाइम 35 यानी कि लगभग 10 गुना ज़्यादा आपका बढ़ चुका होगा। तो भारत एक बहुत ही सुदृढ़ विकासशील देश नहीं रहेगा, बल्कि एक सुदृढ़ और विकसित देश की श्रेणी में आ खड़ा होगा। भारत की जनसंख्या उस समय ऐसी होगी कि 95% लोग भारत में शिक्षित होंगे। भारत में टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं होगी। भारत हब होगा टेक्नोलॉजी का। साथ साथ ना केवल टेक्नोलॉजी का हब होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब भी भारत होगा। नॉलेज इकॉनमी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट्स आपके देश से कितने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि भारत इन लोगों को अपने देश में भी कंज्यूम करता हुआ नजर आएगा और दूसरे देशों में भी। मेड इन इंडिया है, जो मेक इन इंडिया है, जो मेड इन इंडिया हो जाएगा। हाँ जी, मेड इन इंडिया होगा। और आप भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं, भारत की जो सर्विसेज हैं, आज जितनी हैं वो तो है ही हैं। आप भारत को चारों तरफ उसकी सर्विसेज को, उसके प्रोडक्ट को देखेंगे। और साथ में इससे बड़ी बात कि भारत उस समय, जहाँ तक मुझे लगता है, विश्व गुरु की दृष्टि रखते हुए विश्व को एक सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान कर रहा होगा। विश्व में काफ़ी आर्थिक जो चुनौतियां हैं, भारत की जो आर्थिक चिंतन है वो उसमें अपने को कहाँ कर पाएगा? क्या उसके लिए जो हमारी का जो चिंतन है, हमारा आर्थिक चिंतन, क्या उसके लिए सक्षम रहेगा? भारत का आर्थिक चिंतन पूर्णतया से सक्षम है। देखिए, एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत के आर्थिक चिंतन को उतनी महत्ता नहीं मिल पाई। आपको भी पता ही है कि अंग्रेज़ों का समय रहा। 200 वर्षों में अंग्रेज़ों ने भारत की जो आर्थिक प्रणाली है उसको एक प्रकार से ध्वस्त कर दिया था। परंतु पिछले 75 वर्षों में धीरे ही सही वो प्रणाली धीरे धीरे आने लगी है। और अगर आज का समय देखें, पिछले 8-10 सालों में तो वो प्रणाली अब दृष्टिगोचर भी होने लगी है। भारत का सम्मान विश्व के हर देश में बढ़ रहा है। भारत की आर्थिक प्रणाली, भारत की संस्कृति, भारत के समाज के विषय में, भारत की सोच के विषय में लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है। तो इस स्तर पर देखा जाए तो भारत चुनौतियों को भी साथ लेकर चल रहा है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें से एक चुनौती के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है। भारत जैसा विकासशील देश ये बात कर रहा है कि हम 2030 तक जो अपने ऑब्जेक्टिव हैं उसका 45% कार्बन रेट घटा लेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। विकसित देश ये बात नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के एक राष्ट्रपति तो बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज कुछ होता ही नहीं है। तो ये फर्क देखिए आप, एक विकसित देश क्या बात कर रहा है और एक विकासशील देश क्या बात कर रहा है। तो इस प्रकार की कोई चुनौती आ रही है तो हम उस चुनौती में सबसे पीछे पायदान पे नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हुए भी हम सबसे आगे के पायदान पे खड़े हैं। और अगर हम आगे के पायदान पे खड़े हैं तो साथ साथ हम दूसरे लोगों को भी उस आगे के पायदान पे लाने की कोशिश। G20 में ये विषय उठाया गया। एक दूसरा हमारे पास सवाल ये भी उठता है कि जैसे वन सोलर, वन सन, वन एनर्जी। तो आप ये देखिए कितना ये छोटा विचार है। ये $ट्रिलियन का विचार है कि सन की जो एनर्जी है वो बाय एंड लार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है।
एस्टैब्लिशमेंट में टाइम लगता है, पर उसके बाद जो आपको एनर्जी मिलती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और पूरी दुनिया जो चलती है वो एनर्जी के ऊपर भी चलती है। ये आपके बल्ब जो हमें देख रहे हैं ये एनर्जी के ऊपर ही है। पर अगर यही एनर्जी फ्री मिलने लगे तो जो कोल से एनर्जी मिलती है, जो बाकी प्रोजेक्ट से एनर्जी मिलती है जिसमें कार्बन का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है, वो कंजम्पशन बाय एंड लार्ज ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो जो अर्थ जिसकी हम बात करते हैं, आज क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, उसकी जो गति है ख़त्म होने की, कम होने की, परेशानी की जो गति है जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिक रोज चेता रहे हैं, वो भी उससे सध जाएगी। और साथ साथ आप देखेंगे कि भारत 2045-2050 के आसपास लगभग 70 से 80% तक का जो कार्बन जो हम आसमान में भेजते हैं उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर चुका होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है क्लाइमेट चेंज की, उस पर भारत अटैक कर रहा है। एक चुनौती भारत की और आती है, वो चुनौती आती है कि आपस में कुछ देश किसी ना किसी वजह से आपस में कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत एकमात्र ऐसा देश आपको मिलेगा जो दो महाशक्तियां जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं उनके साथ बराबर के संबंध बनाए रखे हैं। आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है अमेरिका का, उदाहरण है रशिया का, और दोनों ही देश भारत की कुछ ना कुछ हद तक बात मानते हैं। भारत का प्रयास है, जो आज आप देखते हैं कि यूक्रेन में थोड़ी बहुत शांति हुई है, या आप देखते हैं कि इजराइल के अंदर, या फिर देखते हैं कि फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भारत सब कुछ स्पष्ट तौर पे कह रहा है, पर भारत इसके ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं। तो आप देखिए, अगर विश्व शांति की मैं बात करूं तो एक विकासशील जो देश है इतना प्रयोग कर रहा है, तो जब एक राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनेगा तो भारत अपना नेतृत्व को सही दिशा देते हुए एक ऐसा विश्व बनाने का प्रयास करेगा जिसमें किसी भी प्रकार के युद्ध की संभावना ना रहे और सबके सब समभाव से रह सकें। तो आपने चुनौतियों की बात करी थी, मैंने चुनौतियों का आपका उत्तर दे दिया है। एक छोटा सा उत्तर और देना चाहूँगा कि विश्व में अनेक चुनौतियाँ आती रहती हैं और भारत की जो संस्कृति है उसका जवाब देती है। जो भारत की योग और मेडिटेशन की संस्कृति है, वो जो पश्चिम की इंडिविजुअल संस्कृति है जिसमें व्यक्ति अपने से भी अकेला हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है, डाइवोर्स के केस इंक्रीज हो रहे हैं, अगर योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, भाईचारे के माध्यम से, कम्युनिटी के माध्यम से उसको काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है। तो ये चुनौती भी भारत स्वीकार करने के लिए तैयार है और विश्व को एक नई दृष्टि देने के लिए भी तैयार है। धन्यवाद सर, आपका बहुत आपका भी ऐसे सार गर्भित और सुंदर प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर गौरव अग्रवाल जो आपके प्रश्नों का दे रहे थे उत्तर। ऐसे ही और प्रश्नों के उत्तरों के लिए हम आपके साथ लाएंगे एक और गुरु। तब तक हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, हमारे चैनल को कीजिए शेयर और मुझे दीजिए अनुमति।